क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा राज्य है जो 77 साल बाद भी अपने आप को आज़ाद नहीं मानता है। लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए और अपने हक के लिए। वहाँ की मिट्टी में आज भी खून की निशानियाँ और विद्रोह की हवाओं में गूंज सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं नागालैंड। अब सवाल ये उठता है कि नागालैंड आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और क्या क्या रीजंस हैं जिससे इनकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस विद्रोह का असली कारण क्या है और क्या हो सकता है इनका फ्यूचर और कैसे कैसे इसको रोका जा सकता है और किस किस स्टेप में ये आगे बढ़ा। जानेंगे ऐसे ही सवालों के बारे में आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागालैंड के संघर्ष के बारे में। नागालैंड मतलब कि नागा जनजाति के लोगों का संघर्ष, उनकी कहानी के बारे में, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ह्यूमन इमोशंस बहुत अधिक हैं। ये विद्रोह 1947 से पहले से ही स्टार्ट। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो नागालैंड को भारत में मिला दिया गया, लेकिन नागालैंड के जो निवासी थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। नागा लोग अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। और साइमन कमीशन में भी यही उन्होंने बोला था। सिचुएशंस ऐसी बन गई थी कि ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए नागालैंड में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उन्होंने कोई जश्न नहीं बनाया। एनएनसी ने आगे उसकी कार्रवाई की कि हम इस टाइप से भारत से नागालैंड को आज़ाद कराएंगे। नागालैंड के लोग भारत और बांग्लादेश के निवासियों को आउटसाइडर मानते हैं। पर ये नागा लोग हैं कौन? तो समझते हैं नागा लोगों की कहानी। नागा इंडो मंगोलियाइड कम्युनिटी के लोग हैं जो कि तिब्बतो बर्मन बोलते हैं। ये तिब्बतो बर्मन मतलब कि जो तिब्बत और बर्मन लोगों के बीच में जो लोग रहते थे वो बोलते थे। नागा के अंदर 16 उपजातियां हैं, कोई एक जाति नहीं है और वो एक समूह के रूप में रहते हैं। इनका संघर्ष सबसे पहले ब्रिटिश काल में ही स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर एक इनर लाइन बना दी थी और इनर लाइन के बनने के बाद इनको पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया गया। इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी समझ लेते हैं कि नागा लोग चाहते क्या थे। नागालैंड के लोग चाहते थे कि भारत और बांग्लादेश दोनों हमसे अलग रहें। उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उनको किस देश में रहना है। और बांग्लादेश में जिसकी बात कर रहा हूँ, ये उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश बन गया है। अगर आपको भी जाननी है बांग्लादेश कैसे बना है तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लगा दूंगा, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये लड़ाई शुरू होती है आइडेंटिटी के लिए, कल्चर के लिए। सोचिए अगर आपकी कोई आइडेंटिटी चुरा ले या फिर आपकी कल्चर को रोके तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। ऐसे ही नागा लोगों को लगा और जब नागा लोगों को बुरा लगा तो नागा लोगों ने संघर्ष स्टार्ट कर दिया और हथियार उठा लिए। या राजनीति में गए और राजनीति के अकॉर्डिंग संघर्ष किया और उसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी बना ली, फ्लैग बना लिया। बहुत सारे तरीके इनके विद्रोह करने के रहे। अब समझते हैं इतिहास में कहाँ से ये संघर्ष स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश लोगों ने जब नागालैंड पर कब्जा कर लिया तो वहाँ पर एक मिनिमम इंटरफेस की नीति अपनाई। 1873 में इनर लाइन खींच दी गई नागालैंड और भारत के बीच। इसका मतलब यह है कि जो नागालैंड के निवासी हैं वो भारत के निवासियों से अलग हो गए, पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया गया उनको। और नागालैंड के जितने भी क्षेत्र थे उनको भी पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। वहाँ पर विकास नहीं हुआ और भी अधिक समस्याएं हैं। वहाँ रोजगार नहीं दिया गया, लगान अधिक लगाया गया। ये सब कुछ नागा लोगों को फेस करना पड़ा। जब नागा लोगों को फेस करना पड़ा तो उनकी मेंटेलिटी उसी टाइप की हो गई और उन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग शुरू कर दी। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो नागा लोगों ने सबसे पहले उन्हीं क्षेत्रों में विद्रोह किया जहां पर उनका कब्जा किया गया था। मतलब कि नागालैंड को डिवाइड किया गया था इनर लाइन के द्वारा, जैसे कि नागा हिल्स और त्वेंसांग। ये दो क्षेत्र हैं, त्वेंसांग और नागा हिल्स, जहां पर सबसे पहले इन्होंने विद्रोह किया था क्योंकि इनको नागालैंड से अलग करके इनर लाइन के द्वारा अलग कर दिया गया था। जब नागा लोगों की किसी ने बात नहीं सुनी तो नागा लोगों ने अपने एक लीडर को अपॉइंट किया, अंगामी जीपू फिजो। इन्होंने नागाओं के एक नारा था नागेलिज्म, उसको प्रमोट किया है। इसका मतलब यह है कि नागाओं को एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए और उनकी एक आर्मी होनी चाहिए, एक फ्लैग होना चाहिए, ये सब कुछ उनका होना चाहिए। बट आगे चल के सरकार ने इनके साथ कंट्रीब्यूट किया और एग्रीमेंट किए बहुत सारे, और एग्रीमेंट के द्वारा इनमें डिवाइडेशन हो गया और एनएनसी की स्थापना इन्होंने की थी और एनएनसी को कई पार्ट में डिवाइड होना पड़ा। फिजो को 1951 में बहुमत मिल गया और उनकी पहल राजनीति में हो गई। राजनीति में उनका एक वर्चस्व स्थापित हो गया, बहुमत स्थापित कर पूर्वोत्तर भारत का। और इसी प्रकार इन्होंने आगे बढ़कर नागालिज्म की बात की, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको मना कर दिया क्योंकि हम एक अपने देश का टुकड़ा तोड़कर एक नया राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद 1956 में फिजो ने अपनी एक अलग सरकार बना दी, नागा फेडरल गवर्नमेंट, जिसका अलग फ्लैग था, अलग आर्मी थी और आर्मी को कहा जाता था NFA।
नागा फेडरल आर्मी। भारत सरकार ने इसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया और इसे शांत करने के लिए सेना भेज दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनएनसी कई भाग में डिवाइड हो गया जब उसकी बात सरकार ने नहीं मानी। उसके बाद तब सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी उसमें बनी नेशनल स्पेशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो कि नागालैंड के हक की बात करता था और नागा को एक ग्रेटर नागा की टैगलाइन बन गई थी उनकी, उसको प्रमोट करता था। उसके बाद एनएससीएन भी डिवाइड हो गया, एनएससीएन आईएम और एनएससीएन के में आईएम और के ये नेताओं के नाम थे और आज के टाइम में एनएससीएन आईएम सबसे पावरफुल पार्टी है जो कि ग्रेटर नागालैंड की बात करता है। ग्रेटर नागालैंड का मतलब है कि जो नागालैंड है वो तो साथ में हमको चाहिए ही, और नागालैंड के जहाँ जहाँ लोग रहते हैं नागाज उनका भी क्षेत्र चाहिए। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर इसी को कहते हैं ग्रेटर नागालैंड। पर कल्चर को बचाने के लिए शुरू हुआ युद्ध अब एक अलग राष्ट्र क्यों चाहता है? एक तरफ नागा लोग अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहते हैं और दूसरी ओर सरकार अपने राज्य को। अब इस प्रेजेंट टाइम में इतने सारे ग्रुप्स बनकर आ गए हैं कि किसी भी नागा ग्रुप के साथ अलग से एग्रीमेंट भी किया जाए तब भी बात नहीं बनती है। जैसे कि एनएससीएन के साथ एग्रीमेंट हुआ था और एनएससीएन के साथ एग्रीमेंट होने के बाद उसको भी डिवाइड होना पड़ा एनएसआईएम और एनएसके में, क्योंकि उनके विचार एक दूसरे से मैच नहीं खाते थे, तो उनका भी डिवाइडेशन हो गया। पर ये नागालैंड है कहाँ? आपको पता है, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का एक एरिया है जिसकी आबादी 20 लाख से कम है, जिसका योगदान भारतीय जीडीपी में ना के बराबर होता है। एनएससीएन आईएम की ग्रेटर नागालैंड की इस मांग के अनुसार वहाँ पर अब कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता है। और जब इतना कुछ हो गया, नागालैंड के लोग नहीं माने और एनएससीएन ने एग्रीमेंट नहीं किया और ना ही वहाँ पर कोई शांति स्थापित हुई, तब सरकार को अफस्पा लाना पड़ा। अफस्पा एक ऐसा एक्ट है जिससे आर्मी को एक स्पेशल पावर मिल जाती है किसी भी व्यक्ति को मारने की या फिर अरेस्ट करने की या फिर उसको अपने पास रखने की, आतंकवादी के रूप में कि ये आतंकवादी हो सकता है, सबकी गुंजाइश पर भी वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। 1958 में ये लॉ नागालैंड में लागू हुआ था और आज तक बना हुआ है। बिना वारंट, बिना किसी सफाई के गिरफ्तार किए जाते नागा लोग। तो नागा लोग इसको अपने ऊपर एक अत्याचार मानते हैं और इससे भी नागाओं के मन में एक घृणा की भावना आती है भारतीय लोगों के प्रति। पर क्या अफस्पा लगाना एक अच्छा फैसला था? क्या इसने हमारी सिचुएशन को कंट्रोल किया? समझते हैं आगे। अफस्पा लगने के बाद शांति स्थापित करने की बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, बट अफस्पा ने इतना ज़्यादा कुछ शांति स्थापित की नहीं है। अब एग्रीमेंट्स देख लेते हैं, 3-4 एग्रीमेंट हुए हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1947 में नागा अकबर हैदरी एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट 10 सालों के लिए नागाओं की एक स्पेशल एक्ट था, पावर देने के लिए किया गया था, बट फिजो ने इसको मना कर दिया क्योंकि फिजो को चाहिए था कि हमें जितना जब तक नागालैंड रहेगा तब तक के लिए स्पेशल पावर चाहिए, तो फिजो ने इसको मना कर दिया और ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद 1960 में 16 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ। 16 पॉइंट एग्रीमेंट का भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हुआ। इसके अकॉर्डिंग एक नागालैंड स्टेट बना था, जो नागालैंड है, नागालैंड बना और इतना ज़्यादा खुश नहीं हुए वहाँ के लोग क्योंकि नागालैंड में जो चाहते थे वो नहीं मिला। असम, अरुणाचल प्रदेश इसके क्षेत्र नहीं दिए गए। 1975 में शिलोंग एग्रीमेंट हुआ। इसके अकॉर्डिंग एनएनसी, नेशनल नागा काउंसिल, उसने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और जब एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें कुछ विद्रोही लोग थे, उन्होंने अपना एनएससीएन एक ग्रुप अलग बना दिया और इसको यहाँ पर टूटना पड़ा। 1975 में शिलोंग एग्रीमेंट हुआ। एनएनसी ने शिलोंग एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके कुछ नेता लोग जो इससे नाखुश थे उन्होंने एनएससीएन को दोबारा जन्म दिया और यहाँ से बना एनएससीएन। 1997 में हुआ सीज फायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें एनएससीएन के साथ जो फाइट थी वो रुक गई और यहाँ पर शांति स्थापित होने की एक कगार पर आ गई लड़ाई। अभी 5वां एग्रीमेंट हुआ है हाल ही में 2015 में। इसे कहते हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इसमें भी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स हुआ नहीं है क्योंकि नागालैंड की ग्रेटर नागालैंड की मांग है उसको पूरा नहीं किया गया है, ना ही वहाँ का एक फ्लैग बनाया गया है और ना ही उसको एक अलग संविधान देने की घोषणा की गई है। तो अभी भी ये कोई सुलझा हुआ फैसला नहीं है, ये अनसुलझा हुआ फैसला है। इतने सारे प्रयास होने के बाद भी शांति स्थापित नहीं हुई और शायद ना ही हो। 70 सालों का ये संघर्ष सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं रहा, इसने आगे चल के नागा समाज को भी तोड़ दिया क्योंकि नागा 16 उपजातियों से बना था। 16 उपजातियों से बनने के बाद अलग अलग उनकी मांग थी और जैसे कि एनएनसी पहले एनएससीएन में टूटा, फिर एनएससीएन आईएम और एनएससीएन के में टूटा। ऐसे ही धीरे धीरे टूटते चले गए और उनके अंदर भी डिवाइडेशन वाला रूल आ गया। अब नागालैंड में बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी है, वहाँ के लोग बेरोजगार हैं और शिक्षित अधिक हैं। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है किसी भी देश का साक्षरता दर अधिक हो और बेरोजगारी दर भी अधिक हो, सिर्फ नागालैंड को छोड़कर। इन लड़ाइयों से महिलाएं, बच्चे और हर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ है। 2024-25 में नागालैंड की जीडीपी सिर्फ 48,000 करोड़ रुपए है।
पर क्या इस संघर्ष का कोई अंत है या फिर हम उसका एग्रीमेंट किसी के साथ कर सकते हैं? इसका एक सोल्यूशन हो सकता है अगर सही से ध्यान दिया जाए इस चीज़ पर। तो NSCN-IN वुमेन्स राइट्स के जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर नागालैंड में, ये चल रहे हैं और इन सब का सहयोग लेकर और अफस्पा को रिव्यू किया जाए। धीरे धीरे अगर ऐसे किया जाएगा तो हो सकता है फ्यूचर में ये नागालैंड का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। पर क्या लगता है आपको, कभी खत्म हो पाएगा? अपने राय कमेंट्स में लिखें और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।